1985 में ना ग्रामीण विकास का अध्ययन कर रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी समिति ने एक बेहद कड़वी और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखी थी। हाँ जी, और उस रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया था। बिल्कुल। समिति ने पूरी पंचायती व्यवस्था को देखते हुए कहा कि ये बिना जड़ की घास बन चुकी है। ओह, बिना जड़ की घास, ये सुनने में ही कितना गंभीर लगता है ना? सोचिए, ऊपर से देखने में हरियाली का भ्रम हो रहा था, करोड़ों रुपए कागजों पर खर्च हो रहे थे, लेकिन असल में गांव लगातार पिछड़ रहे थे और जड़ें पूरी तरह से खोखली थीं। सही कहा आपने, और यही वजह है कि आज की इस चर्चा में हम इस पूरी समस्या की गहराई में जाने वाले हैं। हाँ, तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम अपनी शोध सामग्री के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था और 73वें संविधान संशोधन का तार्किक रूप से विश्लेषण करेंगे। जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो केवल एक राजनीतिक ढांचे तक सीमित नहीं है। इसे समझे बिना भारत के सामाजिक ताने बाने को समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल, और इसे समझने के लिए मैं हमेशा एक उपमा का इस्तेमाल करती हूँ। जरा कल्पना कीजिए एक विशाल मल्टीनेशनल कंपनी की। अगर उस कंपनी को केवल दिल्ली के एक छोटे से हेड ऑफिस से पूरे देश में चलाने की कोशिश की जाए, बिना किसी क्षेत्रीय मैनेजर या लोकल ब्रांच के, तो क्या होगा? नीतियां तो बनेंगी, लेकिन जमीन पर उनका कोई असर नहीं होगा। एकदम सही। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश का प्रशासन भी केवल राजधानियों में बैठकर नहीं चलाया जा सकता। और यहीं पर पंचायती राज का मूल उद्देश्य सामने आता है। सत्ता को सत्ता के गलियारों से निकालकर सीधे गांवों की चौपालों तक पहुंचाना। और इसी को हम जमीनी स्तर पर लोकतंत्र या ग्रासरूट डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस जरूरत को बहुत अच्छे से समझा था। हाँ, इसीलिए तो संविधान के अनुच्छेद 40 में, जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, ये स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल है। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन ही यह समझना है कि अनुच्छेद 40 में लिखे इस साधारण से निर्देश को एक मजबूत संवैधानिक ढांचा बनने में दशकों का समय क्यों लग गया। ये बहुत ही अहम सवाल है। इस पूरी व्यवस्था का विकास कोई रातों रात तो हुआ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दशकों के परीक्षण, असफलताओं और सुधारों का एक बहुत लंबा सिलसिला है। 1950 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक कई समितियां बनी। हमारी स्रोत सामग्री में भी इस विकास क्रम को बहुत ही स्पष्ट रूप से 4 प्रमुख समितियों के जरिए समझाया गया है। तो क्या हम पहली समिति से शुरुआत करें? बिल्कुल। इस कहानी के असली शुरुआत होती है जनवरी 1957 में, जब बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अच्छा। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक ठोस योजना सामने रखी थी, जिसे ही हम आज पंचायती राज के नाम से जानते हैं। और हमारी शोध सामग्री बताती है कि बलवंत राय मेहता समिति ने ही सबसे पहले एक त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरों वाली संरचना की सिफारिश की थी। एकदम सही कहा आपने। सबसे नीचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, व उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। और अगर मैं सही हूं तो राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने इस व्यवस्था को अपनाया था। राइट। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में इसका उद्घाटन हुआ था। हाँ, ये तथ्य यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी उलझन होती है। अगर 1957 में ही हमें इतना शानदार त्रिस्तरीय ढांचा मिल गया था और राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया था, तो ये व्यवस्था आगे चलकर विफल क्यों होने लगी? हमें और समितियों की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, ये सवाल इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। असल में 1960 के दशक के मध्य तक आते आते ये प्रणाली चरमराने लगी थी। ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि राज्यों के बीच कोई एक रूपता नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, राज्य सरकारें अपनी सत्ता को निचले स्तर पर साझा करना ही नहीं चाहती थी। अच्छा, कोई अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहता था। बिल्कुल। नियमित चुनाव नहीं हो रहे थे। राज्य स्तर के राजनेताओं को लगने लगा था कि अगर स्थानीय नेता मजबूत हो गए तो उनकी अपनी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। ओह, तो ये पूरी तरह से राजनीतिक असुरक्षा का मामला था। हाँ, और इसी पतन को रोकने और व्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो अशोक मेहता समिति ने इस सत्ता के टकराव को कैसे सुलझाने की कोशिश की? शोध सामग्री में उनकी 132 सिफारिशों का जिक्र है।
उनकी सबसे प्रमुख सिफारिश ये थी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की जगह द्विस्तरीय यानी 2 स्तरों वाली प्रणाली अपनाई जाए। 2 स्तर मतलब उन्होंने बीच का स्तर हटा दिया। एक तरह से हाँ, उन्होंने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर जिला परिषद हो और उसके नीचे मंडल पंचायत हो, जिसमें 15,000 से 20,000 की आबादी वाले कई गांव शामिल हों। उनका तर्क था कि जिला ही वो बिंदु होना चाहिए जहां से विकास का प्रबंधन हो। हालांकि केंद्र में सरकार गिरने के कारण इन सिफारिशों पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। खैर, इसके बाद आती है जीवीके राव समिति, जिसका गठन 1985 में किया गया था। और यहीं से वो बिना जड़ की घास वाला विचार आता है जिसका मैंने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था। बिल्कुल, जीवीके राव समिति ने व्यवस्था की नब्ज को बहुत सही से पकड़ा। उन्होंने पाया कि विकास प्रक्रिया का अत्यधिक नौकरशाहीकरण हो चुका है। नौकरशाहीकरण, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूपीएससी कीवर्ड है। इसे हम थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझा सकते हैं? इसका सीधा सा मतलब ये है कि विकास की योजनाओं को लागू करने की जो शक्ति पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए थी, वो पूरी तरह से सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों के हाथों में चली गई थी। अरे बाप रे, मतलब जनता के चुने हुए लोगों के पास कोई असली शक्ति नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अब सोचिए, जब एक चुना हुआ सरपंच अपने ही गांव के विकास के लिए एक सरकारी अधिकारी का मोहताज हो जाए, तो वो लोकतंत्र कैसा? ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। इसीलिए समिति ने कहा कि ये व्यवस्था बिना जड़ की घास बन गई है। बाहर से सब ठीक दिखता है, कागजों पर योजनाएं हैं, लेकिन जमीन पर इसकी कोई पकड़ नहीं है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण था, लेकिन इसका असली और स्थायी समाधान LM सिंघवी समिति ने दिया, जो इसके ठीक 1 साल बाद 1986 में बनी। हाँ, और इस समिति ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। बिल्कुल, इस समिति ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि अब वक्त आ गया है जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। और यही वो बिंदु था जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। सिंघवी समिति ने महसूस किया कि जब तक पंचायतों को संविधान का संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक राज्य सरकारें उन्हें अपने राजनीतिक फायदे के लिए खिलौने की तरह इस्तेमाल करती रहेंगी। सही बात है। संविधान में शामिल होने का मतलब था कि पंचायतों के चुनाव कराना अब राज्यों की मर्जी नहीं, बल्कि उनकी संवैधानिक मजबूरी बन जाएगा। लेकिन अम्मा, संवैधानिक मान्यता का ये सफर इतना आसान भी नहीं था, है ना? हमारे स्रोतों में इस राजनीतिक संघर्ष का काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। हाँ, ये एक लंबा राजनीतिक दंगल था। LM सिंघवी समिति की सिफारिश के बाद राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था, लेकिन ये राज्यसभा में बुरी तरह गिर गया। विपक्ष ने इसका इतना कड़ा विरोध आखिर क्यों किया? देखिए, विपक्ष का तर्क अपने नजरिए से बहुत स्पष्ट था। उन्हें डर था कि ये विधेयक हमारी संघीय व्यवस्था यानी फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर कर रहा है। मतलब उन्हें लगता था कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों में दखल दे रही है। बिल्कुल, विपक्ष का मानना था कि केंद्र सरकार इस विधेयक के जरिए राज्य सरकारों को दरकिनार करके सीधे पंचायतों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। ये पूरी तरह से सत्ता के केंद्रीकरण का डर था। इसके बाद VP सिंह सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहा और अंततः PV नरसिम्हा राव की सरकार ने एक लंबा रास्ता तय करके 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया। हाँ, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ये तारीख बहुत अहम है। तो ये कहा जा सकता है कि 73rd संशोधन ने हमारे प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदल दिया। मतलब जनता अब सिर्फ वोट डालकर 5 साल के लिए शांत नहीं बैठती, बल्कि अपने गांव के विकास में सीधे भागीदार बनती है। सिद्धांतता तो बिल्कुल ऐसा ही है। इस अधिनियम ने हमारे संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा और एक नई 11वीं अनुसूची शामिल की। चलिए इस 73वें संशोधन की मुख्य विशेषताओं की थोड़ा गहराई से पड़ताल करते हैं। इसमें जो सबसे क्रांतिकारी अवधारणा सामने आई वो थी ग्राम सभा। अक्सर ना लोग ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच काफी भ्रमित रहते हैं। इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ये बहुत आम कंफ्यूजन है। इसे इस तरह समझिए कि ग्राम सभा गांव की संसद या विधायिका है और ग्राम पंचायत उसकी कार्यपालिका यानी कैबिनेट है। अच्छा, ग्राम सभा कोई चुनी हुई संस्था नहीं है। उस पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वे स्वतः ही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अरे वाह, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे शुद्ध रूप हुआ। बिल्कुल। इसके बाद आती है त्रिस्तरीय प्रणाली, जिसने पूरे देश में एकरूपता स्थापित की। गांव, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों का प्रावधान किया गया।
हालांकि हमारे स्रोत एक दिलचस्प अपवाद की ओर भी इशारा करते हैं। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर न बनाने की छूट दी गई है। सही कहा। और चुनावों के मामले में ये तय किया गया कि तीनों स्तरों पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव इस संशोधन ने किया वो आरक्षण के क्षेत्र में था। सदियों से जो वर्ग सत्ता से बाहर थे उन्हें मुख्यधारा में लाया गया। आप अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात कर रहे हैं ना? जी, और उससे भी बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव था। महिलाओं के लिए आरक्षण। हाँ, ये तो है। इस अधिनियम ने ये अनिवार्य कर दिया कि पंचायतों में कुल सीटों और अध्यक्ष पदों का कम से कम 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ग्रामीण भारत के पितृसत्तात्मक समाज में ये एक बहुत बड़ा प्रहार था। सच में महिलाओं को पहली बार नीति निर्माण में बैठने और निर्णय लेने का कानूनी अधिकार मिला। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही कार्यकाल को भी 5 वर्ष के लिए सुरक्षित कर दिया गया। अगर पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। साथ ही वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया। यहाँ एक बात और जोड़ना महत्वपूर्ण है। 73वां संशोधन पूरे देश में लागू तो हुआ, लेकिन ये उन अनुसूचित क्षेत्रों पर सीधे लागू नहीं होता जो संविधान की 5वीं अनुसूची में आते हैं। और यही कारण है कि 1996 में पैसा अधिनियम यानी पंचायत विस्तार अधिनियम लाया गया। हाँ। इसका मूल उद्देश्य यही था कि आदिवासी समुदायों को स्वशासन का अधिकार तो मिले, लेकिन उनकी सदियों पुरानी परंपराओं, उनके रीति रिवाजों और पारंपरिक ग्राम सभाओं के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। बिल्कुल। इस तरह देखा जाए तो एक बहुत ही मजबूत संस्थागत ढांचा बनकर तैयार हो गया। ये सब न कागजों पर और सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन यहाँ मुझे एक व्यावहारिक संदेह हो रहा है। क्या? हमने संस्थाएं बना दी, चुनाव करवा दिए, आरक्षण दे दिया, लेकिन बिना काम और बिना पैसे के इस ढांचे का क्या फायदा? एक पंचायत के पास असल में शक्तियां क्या हैं और विकास कार्यों के लिए पैसा कहां से आता है? इसका उत्तर हमें संविधान की 11वीं अनुसूची में मिलता है। इस अनुसूची में कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं जिन पर पंचायतें काम कर सकती हैं। अच्छा, 29 विषय। इनमें क्या क्या शामिल है? इनमें कृषि का विस्तार, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, खादी और ग्रामोद्योग, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल और गरीबी उन्मूलन जैसे तमाम विकासात्मक और प्रशासनिक कार्य शामिल हैं। 29 विषय तो एक बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन हम इन कामों को पूरा करने के लिए वित्तीय स्रोत क्या हैं? क्या पंचायतें अपना पैसा खुद कमाती हैं या वे पूरी तरह से सरकारों पर निर्भर हैं? देखिए, वित्तीय संसाधनों के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। पहला और सबसे बड़ा स्रोत है राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान, जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर दिया जाता है। दूसरा स्रोत है केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत मिलने वाला पैसा, जो सीधे पंचायतों को खास प्रोजेक्ट्स के लिए मिलता है, जैसे मनरेगा या स्वच्छता अभियान का पैसा। बिल्कुल सही। और तीसरा स्रोत है पंचायतों की अपनी कर व्यवस्था, यानी स्थानीय कर, फीस और टोल लगाकर अपना राजस्व जुटाना। और ठीक यहीं से इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। अगर 73वां संशोधन इतना ही जादुई था और 29 विषय पंचायतों को दे दिए गए थे, तो हमारे शोध स्रोत आज भी अप्रभावी प्रदर्शन को एक बड़ी समस्या के रूप में क्यों दर्ज करते हैं? ये एक बहुत ही कड़वा सच है। अगर हम धरातल की सच्चाई देखें तो क्या राज्य सरकारों ने वाकई अपनी सत्ता और अपना खजाना खुशी खुशी पंचायतों को सौंप दिया है? यही वो बिंदु है जहां आदर्श और यथार्थ का सीधा टकराव होता है। स्रोत सामग्री में इस अप्रभावी प्रदर्शन की 8 प्रमुख चुनौतियां बहुत ही स्पष्ट रूप से गिनाई गई हैं। तो सबसे पहली चुनौती क्या है? सबसे पहली और गंभीर चुनौती है अपर्याप्त हस्तांतरण। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य सरकारों ने पंचायतों को 3Fs नहीं सौंपे हैं। 3Fs यानी फंड्स, धन, फंक्शंस, कार्य और फंक्शनरीज, कर्मचारी। अगर आपके पास कोई योजना लागू करने के लिए पैसा नहीं है, उस काम को करने का अधिकार नहीं है और जमीन पर काम करने वाले कर्मचारी ही नहीं है, तो संविधान की किताब में लिखी शक्तियां धरी की धरी रह जाएंगी। बिल्कुल सही विश्लेषण किया आपने। दूसरी बड़ी चुनौती है नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण। ये आज भी है। जी हाँ,
आज भी कई राज्यों में ग्राम पंचायत के सरपंचों को छोटे छोटे अनुदान हासिल करने या अपनी योजनाओं को तकनीकी मंजूरी दिलाने के लिए ब्लॉक स्तर के सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये पूरी तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों की गरिमा को कमजोर करता है। और जो धन पंचायतों को मिलता भी है वो अक्सर टाइड यानी बंधी हुई प्रकृति का होता है। इसे थोड़ा समझाएंगी? हाँ, चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव को एक नए कुएं या तालाब की सख्त जरूरत है क्योंकि वहां जल स्तर काफी गिर चुका है, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार से जो पैसा आया है वो टाइड है, यानी वो पैसा सिर्फ और सिर्फ नई सड़क बनाने के लिए ही खर्च किया जा सकता है। अरे ये तो बहुत अजीब स्थिति है। बिल्कुल। अब सरपंच के पास खाते में लाखों रुपए पड़े हैं, लेकिन वो उस पैसे से कुआं नहीं खोद सकता। पंचायत अपनी स्थानीय जरूरत के हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं तय ही नहीं कर सकती। ये नौकरशाही का वो शिकंजा है जो स्थानीय जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। इसके अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प चुनौती है कर लगाने में हिचकिचाहट। हिचकिचाहट? हाँ, राज्य विधानमंडलों ने पंचायतों को संपत्ति कर या स्थानीय मेलों पर कर लगाने के अधिकार तो दिए हैं, लेकिन पंचायतें इन शक्तियों का इस्तेमाल करने से बचती हैं। अरे, इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना तो बहुत आसान है। आप खुद सोचिए, एक सरपंच अपने ही गांव का निवासी है। जिन लोगों के साथ वो रोज चौपाल पर बैठता है, जो उसके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, क्या वो उन पर कोई नया टैक्स लगाने की हिम्मत करेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक नुकसान और आपसी मनमुटाव के डर से सरपंच कर वसूली के अधिकारों का इस्तेमाल करते ही नहीं है, और इसका नतीजा ये होता है कि उनकी वित्तीय निर्भरता पूरी तरह से ऊपर की सरकारों पर बनी रहती है। ये बहुत ही व्यावहारिक समस्या है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे का भारी अभाव भी एक कड़वी सच्चाई है। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि आज भी देश में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों के पास अपना कोई पंचायत भवन या कार्यालय तक नहीं है। ये तो बहुत ही बुनियादी जरूरत है। हाँ, उनके पास योजनाएं बनाने के लिए कोई डेटाबेस नहीं है और न ही कोई पूर्णकालिक सचिव है। और एक समस्या समानांतर निकायों यानी पैरेलल बॉडीज की भी है ना? जी बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं कि राज्य सरकारें किसी खास योजना या मिशन को लागू करने के लिए अलग से एक कमेटी बना देती हैं। इससे चुनी हुई ग्राम पंचायत का महत्व अपने आप कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम सभाओं की स्थिति भी काफी चिंताजनक है। कई राज्यों ने ग्राम सभा को अधिकार तो दे दिए हैं, लेकिन उनकी बैठकें कैसे होंगी, उनकी कार्यप्रणाली क्या होगी, इस पर कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए हैं। इससे ग्राम सभाएं केवल कागजों तक सिमट कर रह जाती हैं। तो इन सभी चुनौतियों को गहराई से समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है। एक यूपीएससी अभ्यर्थी के तौर पर हमें इसका आगे का मार्ग यानी वे फॉरवर्ड क्या समझना चाहिए? देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है क्षमता निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग। हमें यह स्वीकार करना होगा कि पंचायती राज में चुने गए लाखों प्रतिनिधि, विशेषकर जो पहली बार चुनकर आए हैं, वो अक्सर अर्ध साक्षर होते हैं। उन्हें अपनी भूमिकाओं, अपने अधिकारों और सरकारी कार्य प्रणाली के बारे में नियमित रूप से प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। और इसके साथ ही मानसिकता में भी भारी बदलाव की जरूरत है। पंचायतों को केवल राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने वाली एक एजेंसी के ठप्पे से बाहर निकालना ही होगा। सही कहा। उन्हें वास्तविक स्वशासन संस्थाओं के रूप में स्थापित करना होगा। इसके लिए उन 3 F's धन, कार्य और कर्मचारियों का वास्तविक हस्तांतरण करना ही एकमात्र उपाय है। पंचायतों को खुद का राजस्व जुटाने के लिए भी प्रेरित करना होगा। 73वें संशोधन ने जो संस्थागत ढांचा दिया है वो एक बेहतरीन शुरुआत है, लेकिन इसे जीवंत और प्रभावी बनाने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और निरंतर प्रशासनिक सुधारों की दरकार है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन ने भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण तो सफलतापूर्वक कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है। आज लाखों प्रतिनिधि हर 5 साल में चुने जा रहे हैं। समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा जनजाति को जो राजनीतिक सशक्तिकरण मिला है, वो निसंदेह भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन वित्तीय और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में अभी एक लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर तय करना बाकी है। बिल्कुल। और चर्चा के अंत में हम अपने सभी श्रोताओं, विशेषकर उन लोगों जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, उनके सोचने के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। यदि स्थानीय स्वशासन ही लोकतंत्र की असली जड़ है, तो क्या एक राष्ट्र का समग्र विकास कभी भी उसके सबसे पिछड़े गांव की ग्राम सभा की क्षमता और उसकी शक्ति से आगे निकल सकता है? इस पर जरूर विचार करें। बहुत ही गहरा सवाल है।
आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर वापस लौटेंगे।